स्टूडेंट्स, अपन मुद्रा के कार्य वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें कल अपन ने मुद्रा के महत्व के बारे में चर्चा की थी। उसमें अपन ने आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को कर रहे थे, जिसमें अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का महत्व है उसका लास्ट पॉइंट रह गया था। उस लास्ट पॉइंट को कंटिन्यू आज करेंगे। लास्ट पॉइंट था आपका मौद्रिक व वित्तीय व्यवस्था में महत्व। मौद्रिक व वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा का महत्व। मौद्रिक व वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है? जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, लोग अपनी बचत थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और उस बचत को बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, एलआईसियों में, वित्तीय संस्थाओं में, इन सब में जमा कराते हैं। और ये बचतें जो है, छोटी छोटी बचतें निवेश का रूप धारण करती है। यानी जिस भी व्यक्ति को, जिस भी फर्म को या जिस भी व्यापारी को पैसों की आवश्यकता होती है, पूंजीपति को पैसों की आवश्यकता होती है, वो इन बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से और वित्तीय संस्थाओं से पैसा उधार ले लेता है। इसके बदले में उन्हें ब्याज देना होता था। इस प्रकार ये जो मौद्रिक व वित्तीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा काम करती है बचत और निवेश में कड़ी का। देखो कैसे काम करती है। व्यक्ति धन अर्जित करता है आर्थिक क्रियाएं करके और उस धन से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर बाकी क्या करता है? बचत करता है। बाकी वो बचत करता है। इस बचत को या ये जो बचत होती है वो किसके अंदर होती है? मुद्रा के अंदर होती है। यानी जो बचत को मुद्रा में करेगा, उस मुद्रा को वो इन संस्थाओं के अंदर जमा कराएगा और ये छोटी छोटी बचतें ही किसका रूप लेती है? निवेश का रूप लेती है। इस प्रकार ये मुद्रा जो है बचत और निवेश के बीच कड़ी का काम भी करती है। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं था, तब उधार देने की प्रक्रिया या साख सृजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, ये मौद्रिक संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जो होती है उधार देने का काम करती है। और जब साख सृजन या उधार दिया जाता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम आसानी से होने लगे हैं। इसके बाद पूंजी की उत्पादकता इससे जो है बढ़ती है। किससे? निवेश से। निवेश से पूंजी की उत्पादकता कैसे बढ़ती है? मान लो व्यक्ति या परिवार के द्वारा छोटी छोटी बचतें जमा कराई जाती है और इस निवेश को करने से उत्पादन बढ़ता है और जब उत्पादन बढ़ता है तो व्यक्ति की आय बढ़ती है और व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो वो और ज्यादा उपभोग भी करेगा और ज्यादा बचत करेगा। और ज्यादा बचत करता है तो और निवेश किया जाता है। इस प्रकार बचत व निवेश से पूंजी की उत्पादकता बढ़ी है और सर्वश्रेष्ठ निवेश के प्रस्ताव अपनाने में भी सहूलियत होती है। यानी व्यक्ति उसी में इन्वेस्ट करेगा, व्यक्ति उसी में निवेश करेगा जहां पर उसे लाभ की संभावनाएं ज्यादा लगती है। इस प्रकार कम लाभ से अधिक लाभ की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। इस प्रकार मौद्रिक व वित्तीय व्यवस्था में भी मुद्रा का महत्व माना जाता है। ये कल अपना पॉइंट रह गया था, इस पॉइंट को मैंने अभी कंटिन्यू कर दिया है। ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो अपना थर्ड पॉइंट था कल मुद्रा के महत्व में, वो था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व होता है, इसके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। बात करते हैं अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व होता है। अब जरूरी नहीं है कि पूरी
किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और सरकार का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना। तो सरकार के द्वारा भी बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है, उनकी जो कीमत होती है वो बाजार से कम होती है, और ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलती है जो कि गरीब वर्ग में आते हैं, क्योंकि गरीबों की आय तो वैसे ही कम होती है। तो सरकारी भंडारों में वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जाती है और वो कीमतें बाजार कीमत से कम होती है, और लोग जो हैं लेकिन इन वस्तुओं को एक सीमा तक ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे अपन बात करते हैं राशन की दुकानों पर शक्कर भी मिलती है, अनाज भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, दालें वगैरह भी मिलती है, उनकी कीमत बाजार की कीमत से कम होती है, और ये उन्हीं परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी आय वास्तव में कम है। अब इसमें एक निश्चित सीमा की जाती है कि एक परिवार को 10 किलो अनाज से ज़्यादा अनाज नहीं मिलेगा महीने का। 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो जो भी होता है वो सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो सरकार के द्वारा जो है इसकी कीमतें भी निर्धारित होती है, और इसकी एक निश्चित सीमा होती है, उससे ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीद सकते, या उससे ज़्यादा उसे लोग को प्राप्त नहीं होता है। समाजवाद में, अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का उद्देश्य लोगों का कल्याण करने का रहता है, इसलिए वो उन्हीं गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का प्रयास करती है जो वास्तव में गरीब होते हैं। नेक्स्ट था आपका विभिन्न प्रकार के निवेश की या मूल्य के मापक के रूप में हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉइंट अंतरराष्ट्रीय लेन देन। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भी मुद्रा का प्रयोग। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भी मुद्रा का प्रयोग। अंतरराष्ट्रीय लेन देन का मतलब होता है जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ पर या तो महंगा हो रहा है या उन वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता, तो तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें विदेशों से वस्तुएं मंगानी पड़ती है, हम उसे आयात बोलते हैं। और जिन वस्तुओं का हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर साधन उस वस्तु के ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यानी जिन वस्तुओं की लागत हमारे यहाँ पर कम आती है, हम उनका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, और जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है उसका आयात किया जाता है। निर्यात को हम एक्सपोर्ट से और आयात को हम इंपोर्ट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम ज्यादा वस्तुएं बाहर भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस विदेशी मुद्रा का अपन क्या करते हैं? इस विदेशी मुद्रा का हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उसका भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी देश अपनी मुद्रा बना सकता है और दूसरे देश की मुद्रा नहीं बना सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम निर्यात कर रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और उस विदेशी मुद्रा का भुगतान आयातित वस्तुओं के अंतर्गत किया जाता है। अभी अपन लेटेस्ट की ही बात करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज में आया है कि भारत इस साल जो है चावल का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। भारत से चावल इस साल जो है 42% बढ़कर पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? निर्यातों में 42% वृद्धि हुई है। 42% वृद्धि हुई है। पिछले साल जो है 99 लाख टन का हमने निर्यात किया था। ये आप एग्जाम में भी दोगे, ये लेटेस्ट डेटा होते हैं जिनको अपने को एग्जाम में देना होता है। इससे ये रहता है पता कि हाँ ये जो है अभी जो भी बच्चा है जो डेटा वगैरह देता है इसको वो अखबार से या न्यूज़ वगैरह से भी जुड़ा हुआ रहता है, उसको सारी नॉलेज है। तो निर्यात में चावल ही नहीं, हम तो बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर चावल का उदाहरण दे रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही आया है कि पिछले साल भारत से जो है 99 लाख टन जो है का चावल का निर्यात किया गया था, लेकिन इस साल जो है 140 लाख टन का निर्यात
होगा, होगा है, हुआ है, कुछ भी आप समझ लो। तो कहने का मतलब पिछले साल से हमारे इस साल में जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है? 42% वृद्धि हुई है। अब ये जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ है, ये एक्स्ट्रा उत्पादन से हमें क्या प्राप्त होगी? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। और जब विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पर आएगी तो हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो तो हम मंगाएंगे, इसके अलावा हमारे देश का विकास भी होगा। कैसे विकास होगा? क्योंकि जब कोई वस्तु हमारे यहाँ से निर्यात हो रही है तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं या हमारे यहाँ के जो साधन हैं, जिन साधनों को आय प्राप्त होती है काम करने के कारण, उनकी मांग और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी मांग ज्यादा बढ़ेगी तो उनकी आय और बढ़ेगी, आय और बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। और जब उपभोग बढ़ता है तो साथ में बचत भी बढ़ती है और वो बचतें जो है वित्तीय संस्थाओं में, बैंकों में, एलआईसीओ में इनमें जमा होती है और इसके बाद निवेश का रूप भी धारण करती है। तो विदेशी मुद्रा का बढ़ना या हमें प्राप्त होना हमारे लिए आर्थिक विकास का द्योतक माना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, भारत जो है चावल निर्यातकों की दृष्टि में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर आता है भारत। थाईलैंड जो है दूसरे स्थान पर आता है, थाईलैंड दूसरे स्थान पर आता है चावल निर्यातकों की दृष्टि में। वियतनाम जो है, वियतनाम तीसरे स्थान पर आता है, तीसरा स्थान रहता है चावल निर्यातकों की दृष्टि में। पहला कौन होता है? भारत, दूसरा कौन है? थाईलैंड, और तीसरा हो गया आपका वियतनाम। थाईलैंड में सूखा पड़ने के कारण, थाईलैंड में जो है सूखा पड़ गया था, इसलिए चावल का उत्पादन कम हुआ है। वियतनाम में जो है बाढ़ आ गई थी और ये चीजें कौन सी चीजें होती है? ये सारी चीजें प्राकृतिक चीजें होती है। तो तृतीय स्थान पर जो ये देश थे, इन पर जो है एक में तो सूखा पड़ गया था, एक में बाढ़ आ गई थी, जिससे ये देश जो है निर्यात नहीं कर सके, जिससे भारत के निर्यातों में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो गई। ये आप नया उदाहरण एग्जाम्पल जो है दे सकते हो। अगर हम बात करते हैं, भारत जो है बांग्लादेश को, नेपाल को, बेनिन को और सेनेगल को, भारत जो है बांग्लादेश को, नेपाल को, बेनिन ये भी एक जगह है, और सेनेगल, इन चारों देशों को जो है गैर बासमती चावल का निर्यात करता है। कौन से चावल का निर्यात करता है? गैर बासमती चावल। गैर बासमती चावल का मतलब हो गया कम अच्छी क्वालिटी के चावल जो होते हैं। बासमती चावल अच्छे ब्रांडेड चावलों में आते हैं। तो गैर चावलों के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बासमती चावल, गैर बासमती चावल। तो गैर बासमती चावल की जो क्वालिटी है ये इन देशों में जो है निर्यात की जाती है। इसके बाद करते हैं अपन ईरान को है, सऊदी अरब को है और इराक को प्रीमियम बासमती चावल निर्यात किए गए। ईरान, सऊदी अरब, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया। इसके अलावा इराक को जो है प्रीमियम बासमती चावल जो है निर्यात किए गए। ईरान, इनको किए गए कौन से? प्रीमियम बासमती चावल जो है निर्यात किए गए। अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि सबकी पसंद जो है एक जैसे नहीं होती, सबकी पसंद अलग अलग होती है। इस प्रकार हम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुद्रा के प्रयोग के बारे में बता सकते हैं और आप इसका उदाहरण दे सकते हो। और जब जितना मात्रा में उधार निर्यात किया जाएगा उतनी ही मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और उस विदेशी मुद्रा का भुगतान हम आयातित वस्तुओं के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लागत व लाभ की गणना में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? मुद्रा का।
लागत व लाभ की गणना में मुद्रा का प्रयोग। लागत व लाभ की गणना में मुद्रा का प्रयोग। बात करते हैं अपन कि कोई भी उत्पादक हो, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी पूंजीपति हो, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उसकी लागत कितनी आएगी, और लागत कितनी आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसका लाभ भी निर्धारित होता है। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, आराम से कोई से भी व्यवसाय की लागत का पता लगाया जा सकता है, और लागत का पता लगने पर ऑटोमेटिकली लाभ का भी पता लग जाता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि लागत और लाभ की गणना में भी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों के पहले समाजवादी देशों में कीमत संयंत्र का उपयोग बढ़ने के कारण अब मुद्रा का अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि कीमतों का वस्तु की बिक्री में बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। और मैंने आपको पहले बताया था, कीमत का जो निर्धारण होगा वो कीमत का निर्धारण किससे होता है? वो कीमत का निर्धारण होता है बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। ये आपका डीडी वक्र है, ये आपका एसएस वक्र है। यहाँ पर आपकी वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। ये आपका वाई एक्स कहलाता है, ये आपका एक्स एक्स कहलाता है। वाई एक्स पर अपन ने कल क्या शो किया था? कीमत शो की थी, और एक्स एक्स पर हो जाएगी आपकी वस्तु की मांग व पूर्ति। इन दोनों के निर्धारण से जहां पर एक कटान बिंदु निर्धारित होता है, वहां पर वस्तु की कीमत और यहाँ पर वस्तु की मात्रा, मांग और पूर्ति, इन दोनों को आप मात्रा के अंतर्गत भी शो कर सकते हो। मांग और पूर्ति लिखो चाहे मात्रा लिखो, एक ही बात है। इस प्रकार इन दोनों के कटान बिंदु से कीमत का निर्धारण होता है, और कीमत के निर्धारण से के बाद व्यक्ति लाभ का भी पता लगा सकता है कि अगर लागत उसकी कम हो रही है तो लाभ ज्यादा होगा, और लागत ज्यादा होगी तो लाभ उसका कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाना लाभ को प्राप्त करने के लिए वो बुद्धिमत्ता नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप वस्तु की कीमत बढ़ाओगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वस्तु की कीमत जब बढ़ जाएगी तो उसकी मांग बढ़ने की जगह घट जाएगी। अब ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व था, जिसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा का प्रयोग, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भी मुद्रा का प्रयोग होता है, और लागत व लाभ की गणना में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अब ये जब 2 अर्थव्यवस्था हो जाती है, उसके बाद अपनी एक तीसरी अर्थव्यवस्था भी आती है, जो कि कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? वो होगी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप, जो कि कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और कार्यकलाप सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा किए जाते हैं। वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा? हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाई गई है। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक विकासशील देश है, ना तो वो विकसित देशों में आता है, ना ही वो पिछड़े हुए देशों में आता है। भारत एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में या विकासशील देश में जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास किया जा रहा है, वहाँ पर अपन मुद्रा का महत्व निम्न पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे या निम्न पॉइंट्स के आधार पर अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि फर्स्ट जो है, मुद्रा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अपने प्राथमिक कार्य, अपने सहायक कार्य और अपने आकस्मिक व अन्य कार्य संपादित करती है। जो कि मैंने आपको मुद्रा के कार्यों की सारणी बनवाई थी कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य भी होते हैं, मुद्रा के सहायक कार्य भी होते हैं, जिसको अपन गौण कार्य भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा के आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
कार्य जो है संपादित होते हैं। सेकंड बात आती है आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना। और आर्थिक विकास ऐसे नहीं होता है, आर्थिक विकास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आर्थिक विकास करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु जिसको मुझे बनानी है, मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे साधन चाहिए, वो श्रम, भूमि, पूंजी वगैरह। उसी प्रकार आर्थिक विकास करने के लिए भी हमें साधनों की आवश्यकता होती है, और वो साधन है आपके कर। कौन कौन से साधन है? कर, बचत कर, आपको बताया था मैंने, सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, सरकारी कर हो गए, बचत हो गए। इसके बाद उधार, अगर आपका व्यय ज्यादा है किससे? आय से, तो हमें उधार लेना पड़ेगा, उधार हो गया। घाटे की वित्त व्यवस्था होगी, कल बताया था आपको, घाटे की वित्त व्यवस्था व्यक्ति के द्वारा कभी कभी हो सकता है कि व्यय ज्यादा कर दे आय से, लेकिन सरकार के द्वारा अधिकतर जो है सार्वजनिक कल्याण के लिए हमेशा आपका जो है सार्वजनिक व्यय ज्यादा होगा सार्वजनिक आय से। तो यहाँ पर सरकार जो है आर्थिक विकास करेगी, कर एकत्रित करके, बचत करके, उधार लेकर, सार्वजनिक ऋण जिसको अपन बोलेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था जिसमें आपका व्यय ज्यादा है आय से, और उसके बाद ऋण लेकर या विदेशी ऋण लेने के बाद भी जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो वो नए नोटों का निर्गमन करवा के अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये सारे आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन विदेशी मुद्रा के कोषों का आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा के कोष, यानी हमें विदेशी मुद्रा कोष प्राप्त होते हैं। विदेशी मुद्रा कोष कहाँ से प्राप्त होंगे? विदेशी मुद्रा कोष हमें प्राप्त होंगे वस्तुओं का क्या करके? निर्यात करके, यानी निर्यातों को बढ़ाकर। जब विदेश वस्तुएं ज्यादा मात्रा में निर्यात होगी तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष ज्यादा मात्रा में आएगी, और जब विदेशी मुद्रा कोष ज्यादा मात्रा में आएगा तो हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं उनका और ज्यादा विकास होगा, उनकी और ज्यादा मांग बढ़ेगी, जिससे हमारे उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी और हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। 1 जून 2012 को लगभग 1 जून 2012 को लगभग 286 अरब डॉलर, 286 अरब डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा थी, जो 9 अगस्त 2020 को बढ़कर 9 अगस्त 2020 को बढ़कर 430.527 अरब डॉलर पहुंच गई। अरब डॉलर पहुंच गई क्या? विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मुद्रा कोष, इस कोष में वृद्धि आपको क्या शो करेंगे? ये 2012 1 जून 2012 को 286 अरब डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा कोष था, जो बढ़कर 9 अगस्त 2020 को 430.527 या 527 अरब डॉलर हो गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारी वस्तुएं ज्यादा मात्रा में निर्यात होने लगी है। कहने का मतलब हमारा अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ने लगा है, जो कि इस विदेशी मुद्रा कोष को देखकर पता लगता है। उपरोक्त विचलन का सार यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रा जो है, सार की बात करें अपन इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद, इसका थोड़ा सा सारांश 2 लाइन में देंगे कि उपयुक्त सार को देखकर भारत जैसे विकासशील देश में, यह सार यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो मुद्रा है
उसका उत्पादन के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, उपभोग, बचत, करारोपण, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, यानी कि अपन इसका सारा सारांश पढ़ रहे हैं। तो उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, बचत हो गया, निवेश हो गया, करारोपण हो गया, सरकारी व्यय हो गया, या आपका निवेश हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, करारोपण आपका सार्वजनिक आय हो जाएगा। यहाँ पर आप सार्वजनिक आय कर सकते हो, सार्वजनिक आय, करों से आय प्राप्त होती है तो सार्वजनिक आय हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया। इसके अलावा घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार में क्या होंगे, आयात और निर्यात दोनों ही आएंगे। तो विदेशी व्यापार में निर्यात और आयात ये दोनों ही आते हैं। ये हो गया। इसके इन सभी को मुद्रा जो है क्या करती है, प्रभावित करती है, या मुद्रा का इन सब में महत्व माना जाता है। यह आपका मुद्रा का महत्व होता है। अब अपन मुद्रा के खतरे या दोष भी करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आता है बड़ा कि मुद्रा किसे कहते हैं, वह इसके महत्व व दोष का वर्णन कीजिए, या साथ में हो सकता है मुद्रा के कार्य देते हुए कि मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कार्य बताते हुए इसका महत्व व दोष की विस्तृत विवेचना कीजिए। यह आपके 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और यह आपके छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुद्रा के कोई दो महत्व बताइए, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व बताइए। इसके अलावा 4 नंबर का क्वेश्चन मुद्रा के दोष बताइए, या मुद्रा के कार्यों के बारे में जो है अलग अलग पूछा जा सकता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य, दो मुख्य कार्य बताइए, या मुद्रा के जो सहायक कार्य बताइए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका मुद्रा का महत्व खत्म होता है। अब अपन मुद्रा के दोष के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा का महत्व है तो उसके दोष भी तो होंगे, क्योंकि कोई भी चीज हो उसके गुण होते हैं तो उसके अवगुण भी पाए जाते हैं। मुद्रा के खतरे या दोष की अपन बात करते हैं तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से मुद्रा ने कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक अपराधों को भी जन्म दिया है। ऐसे कौन कौन से बहुत सारे अपराध हैं जो मुद्रा के कारण होते हैं। जैसे बात करते हैं अपन, तस्करी हो गया, कालाबाजारी हो गया, संग्रह हो गया, मुनाफाखोरी हो गई, करों की चोरी हो गई। ये सारे चीजें ने भारत में ये सिद्ध कर दिया है कि देश में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो है साथ साथ चल रही है। दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कौन सी, एक तो होती है आपकी सफेद अर्थव्यवस्था जिसको आप कानूनी अर्थव्यवस्था कह सकते हो, और एक होती है गैर कानूनी अर्थव्यवस्था जिसको अपन काली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो सफेद अर्थव्यवस्था होती है जो कि कानूनी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, कानूनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलती है, उसमें सारे लेन देन जो होते हैं उन सब लेन देनों का हिसाब किताब रखा जाता है। जबकि दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है जो कि गैर कानूनी जिसको अपन कहते हैं या काली अर्थव्यवस्था कह सकते हो, उसमें समस्त लेन देन जो होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। इनके भी मुद्रा के जो खतरे या दोष हैं इनका भी अपन पॉइंट्स में विवेचन करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।